Good morning students, how are you? Today we are starting our remaining part of the chapter number 11 of the history, the pulse of the modernization. In this video we are clearing about the China and Japan, how do they develop in the technological sector and the economic sector. So as per our previous video we have discussed their geographical structure and already we have discussed about some dynastic succession of the China and Japan, but we will discuss about these countries separately. So today we are starting about the Japan. So what was the condition at the time of Japan, which dynasties ruled over here and किस तरीके से ये बाद में डेवलप होता गया है. So first of all we are taking Japan. ठीक है, क्लास 10 हिस्ट्री. आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द जापान. तो जापान का कुछ हम पॉलिटिकल सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे. दैट इज द पॉलिटिकल सिस्टम. क्या था वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम? तो जैसा अगर हम बात करें हमारे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि वहाँ पर एक डायनेस्टी थी. Emperor ruled Japan from Kyoto, but the 12th century imperial lost power to shoguns. यानी कि पहले कौन सी थी? क्योटो थी, लेकिन बाद में होना है शोगुन. तो यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम में क्योटो और शोगुन्स के बारे में पढ़ना. तो यहाँ हम क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे कि who were shoguns? Who were shoguns? shoguns कौन थे? क्लियर? तो हम बात करते हैं इन 12th century. which century? 12th century. shoguns captured on Kyoto. क्योटोस के ऊपर इन्होंने कैप्चर किया था और शोगुन्स डेवलप हुए. द थ्योरी रूल्ड ओवर द नेम ऑफ एम्परर. From 1603 to 1816, the member of Tokugawa family had the position of shogun. एक अलग से लाइन दिया हुआ है कि शोगुन की जो क्या बोलते हैं शोगुन फैमिली से बिलोंग करते थे. तोकुगावा फैमिली हैड द पोजीशन ऑफ शोगुन. बाद में तोकुगावा एक फैमिली है, उन्होंने शोगुन्स की जगह ले ली थी. क्लियर? तो यहाँ हम बात करेंगे कंट्री वाज डिवाइडेड इन 250 डोमिनेंस अंडर द रूल्स lords called daimyo. The shoguns exercised power the dominant rule, ordering them to stay the capital Edo for a long period. They worked not to the pace of threat. Clear? तो 12th century में जो क्योटो कम्युनिटी है उसके ऊपर जो रूल्स किया था that was by the shoguns. shoguns ने उनके ऊपर रूल किया था. कितने अगर हम बात करें डिवाइडेड था, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? हाउ मेनी पार्ट्स डिवाइड? divided into 250. 250 क्या थे? डोमेन्स. 250 डोमेन्स थे वहां पर अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड्स कॉल्ड डैम्यो, जिसको हम क्या कहते हैं? डैम्यो. ओके, क्या नाम है इनका? वाइओ. यानी उनके राजा को डैम्यो कहा गया था. शोगुन एक्सरसाइज पावर टू द डोमिनेंट लॉर्ड्स एंड ऑर्डरिंग देम टू स्टे द कैपिटल एडो. और इसकी जो कैपिटल थी वो थी एडो. कैपिटल का नाम था एडो. एडो है जो आज का टोक्यो है. आज जापान की कैपिटल कौन सी है? टोक्यो. तो उस टाइम टोक्यो. द न्यू नेम ऑफ एडो. टोक्यो क्या है? नया नेम है. एडो का नया नेम क्या है? टोक्यो. ठीक है. और आज हम देखें तो प्रेजेंट में कैपिटल है जापान की. प्रेजेंट कैपिटल ऑफ जापान. क्लियर? सो अगर हम नेक्स्ट रिगार्डिंग बात करें इसके
बहुत लंबे टाइम तक ये वहाँ पर कैपिटल रही है। ऑल्सो कंट्रोल द मेजर सिटीज एंड माइंस, द समुराई द वॉरियर क्लास। एक और क्लास थी, विच क्लास नोन एज वॉरियर्स, जो पावरफुल होते हैं, वॉरियर्स यानी योद्धा, जिसको कहते हैं बलशाली। तो वॉरियर्स कौन थे? वो थे समुराइज। दैट इज, मैं आगे देती हूँ, क्लियर। समुराइज जो बहुत फेमस नाम है, ये वॉरियर क्लास है, द वॉरियर क्लास, क्लियर। तो ये यहाँ पर ऐसे हमारे पास स्मॉल क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे शोगुन्स कौन थे? शोगुन्स थे जिन्होंने 12th सेंचुरी में कैपिटल को भगा दिया, खुद कैप्चर करने लगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड था? 250 डोमेन्स में डिवाइड था। कैपिटल कौन सी थी? एडो थी। एडो का आज नया नाम क्या है? टोक्यो है। इसके अलावा वॉरियर क्लास कौन सी थी? वॉरियर क्लास से है वहाँ पर जो समुराइज है, वो रूलिंग एलीट एंड सब शोगुन्स और डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। दैट इज कि मेजर स्टेप्स ले गए। व्हाट वाज द मेजर स्टेप्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? कुछ आर्थिक सुधारों के लिए वहां पर एक स्टेप लिए गए थे जिससे चेंज किया जा सके। 16th सेंचुरी में 3 चेंजेस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट या फ्यूचर डेवलपमेंट। इन 16th सेंचुरी, क्लियर। तो वो क्या क्या डेवलपमेंट किए गए थे? सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला डेवलपमेंट कि द पीजेंट्री वाज डिसआर्म्ड, डिसआर्म्ड, यानी जो पीजेंट है उसको तो हथियार ले लिए, उससे डिसआर्म्ड कर दिया गया। एंड ओनली द समुराइज कुड कैरी swords, एंड ओनली samurai could carry swords, मतलब तलवार। अब वो पीजेंट तलवार नहीं रख सकती थी, जो समुराई कम्युनिटीज के लोग थे, समुराई जाति थी, वही तलवार रख सकती थी। तो यानी अब पीजेंट को नो डाउट कहाँ लगा दिया होगा? पीजेंट को एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क में लगा दिया होगा। दिस एंश्योर टू पीस अंडर द एंडिंग ऑफ फ्रीक्वेंट वॉर और प्रीवियस कंट्रीज। सेकेंड, द daimyo were ordered to live in the capital. daimyos को क्या ऑर्डर दे दिया था? were ordered to क्या दे दिए थे? और live in the capital, to live in the कैपिटल। उनको कैपिटल में रहने के ऑर्डर दे दिए थे ऑफ देयर डोमेन्स, जो उनके डोमेन्स में आते थे, ऑफ देयर डोमेन्स। क्लियर? सो ऑफ देयर डोमेन्स। एंड थर्ड, यानी कि सबके पास ईच हैव द लार्ज डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। थर्ड, लैंड सर्वे आइडेंटिफाइड, लैंड सर्वेड आइडेंटिफाइड, लैंड का आइडेंटिफाइड किया गया, सर्वे किया गया। ओनर्स एंड टैक्स पेयर्स, ओनर्स एंड पेयर्स यानी कि जो मालिक थे और टैक्स पेयर थे। एंड graded land productivity to ensure the stable revenue base, ठीक है। टैक्स पेयर एंड प्रोडक्टिविटी टू ensure and productivity to
एंश्योर, प्रोडक्टिविटी को एंश्योर कर दिया ताकि क्या बनाया जा सके, स्टेबल रेवेन्यू बेस। ओके, तो इस तरीके से देखिए अब पेजेंट्स को डिसार्म करने, पहले वो लड़ते झगड़ते रहते थे, अब उनको डिसार्म करते तो लड़ते झगड़ने का काम नहीं, इसका मतलब वो कोई और काम ले लिया। और पेजेंट है तो इसका मतलब क्रॉपिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड कौन अब सॉर्ट रख सकते थे, समराइज। तो डैनियल्स थे उनको अपनी कैपिटल में रहने के ऑर्डर दे दिए थे जहाँ जो उनके डोमेन्स में आते हैं। इसके अलावा लैंड का सर्वे किया गया एंड ऑनर और टैक्स पेयर डिसाइड किए गए, ठीक है, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंश्योर करके एक रेवेन्यू सिस्टम को डेवलप किया जाए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है। आपकी क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द मेजर स्टेप्स टेकन फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फ्यूचर डेवलपमेंट बाय द रूलर्स इन 16th century। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, the Daimyo's capital become bigger so that the mid 17th economy, Japan not only the populated city in the world, Edo, but also two other cities, Osaka and Kyoto, at least half a dozen castle town population over 50,000. Name of most populated cities in Japan in 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में मोस्ट पॉपुलेटेड कौन कौन सी सिटी थी, देखिए, तो सबसे पहले हम बात करें एडो, जो कि कैपिटल थी एडो उस टाइम, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें ओसाका, और थर्ड है क्योटो। क्लियर, तो ये तीन जो सिटी है, देखिए क्योटो में जो रहते थे ना, जिन लोगों को क्योटो के नाम से भी जाना गया था, जिसको ऊपर शोगुन्स ने डेवलप किया था, तो ये वही क्योटो एक जगह का नाम भी है। वो अब बाद में इतना डेवलप हो गया कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी। द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज टाइम ओनली द लार्जर दिस विद द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल इकोनॉमी एंड द क्रेडिट फाइनेंशियल और क्रेडिट सिस्टम। क्लियर, द पर्सन्स मेरिट बिगिन टू मोर एंड द वैल्यू देन हिज स्टेटस। A vibrant culture blossomed towns. The fast-growing class of merchant patronized trade and the art. As people enjoy reading, become possible to gifted writers and earn living slowly through writing. In Edo, people could rent a book for a price of bowls of noodles. देखिए, कहाँ का एग्जाम्पल दिया है, एडो का, कि एडो में रीडिंग बढ़ने लगी थी, लोग पढ़ने लग गए थे, तो वो बुक रेंट पर लेते थे, और रेंट क्या होता था, बाउल ऑफ नूडल, यानी कि एक नूडल्स के बाउल के बराबर उनका किराया होता था। तो ये एक एग्जांपल आपसे शॉर्ट में पूछा था। इट शोज द पॉपुलर रीडिंग हैड बिकम एंड द गिव्स ग्लिम्स टू द स्केल ऑफ प्रिंटिंग, और इस तरीके से वहाँ पर प्रिंटिंग डेवलप हुई, और प्रिंटिंग डेवलप होने के बाद वो एरिया और ज़्यादा डेवलप हो गया। साइड में देखिए, प्रिंटिंग वॉज डन विद द वुड ब्लॉक। इन जापानीज डिड नॉट लाइक द रेगुलेटरी यूरोपियन प्रिंटिंग, यानी कि जापान में पहले जो प्रिंटिंग होती थी वो किससे होती थी, वुडन ब्लॉक्स। सबको पता है लकड़ी के सांचे होते थे, और उन सांचों को ऐसे कलर करके छापा जाता था, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और रीडिंग मीडिया सामने आया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो जापान वॉज कंसिडर्ड रिच। क्यों रिच बना जापान, जापान कंसिडर्ड रिच, ठीक है, या क्या इंपॉर्टेंट करता था, इंपोर्टेड फ्रॉम, तो क्या इंपॉर्टेंट करता था, देखिए इसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट लग्जरी गुड लाइक सिल्क फ्रॉम चाइना, लग्जरी गुड्स लाइक सिल्क कहाँ से लेता था, चाइना से, और
और इंडिया से क्या लेता था? टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। तो ये तो क्या करता था? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम। और पेइंग दीज इंपोर्ट्स फॉर गुड्स एंड सिल्वर स्ट्रेन द इकोनॉमी। और क्या पे करता था? पेइंग गोल्ड एंड सिल्वर, बदले में क्या देता था? गोल्ड एंड सिल्वर स्ट्रेन द इकोनॉमी। तो उस इकोनॉमी को स्ट्रेन करने के लिए so this led to the Tokugawa restriction the export of precious metals. They also took steps to develop the silk industry in Nishijan in Kyoto. यानी they also took steps to develop. अब बाद में उन्होंने क्या करा? क्योटो में ही क्या डेवलप कर दी? सिल्क इंडस्ट्रीज। यानी कि ये एक हमारा अलग से क्वेश्चन बनेगा। Where did they develop the silk industries? This is a silk from सिल्क इंडस्ट्री इन निशिजन। कहां पर है ये? निशिजन, निशिजन इन क्योटो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर दे डेवलप सिल्क इंडस्ट्री, वेयर जापानीज डेवलप सिल्क इंडस्ट्रीज। सिल्क इंडस्ट्री कहाँ डेवलप करी है? तो उन्होंने जो सिल्क इंडस्ट्री डेवलप करी है, डेवलप होगा निशिजन। निशिजन कहाँ पर है? क्योटो में है। निशिजन एज अ रिड्यूस इंपोर्ट, ताकि इंपोर्ट को रिड्यूस किया जा सके। द सिल्क फ्रॉम निशिजन कम टू बी नोन एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कहाँ का सिल्क सबसे बेस्ट माना जाता था? निशिजन का सिल्क सबसे बेस्ट माना जाता था। Other developments such as the increase the use of money and the creation of stock market, the rise showed economy was developing in new ways. Next paragraph, the social and the intellectual change such as the study of ancient Japanese literature led people question to declare the Chinese influence argued। यानी कि अब लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया कि जो जापानीज कल्चर है वो किस तरीके से और ज़्यादा डेवलप किया जाए। तो वहाँ पर एक और किसी की शुरुआत होती है और वो थी अपने हिस्ट्री को जानना, रीडिंग एंड राइटिंग। जैसे कि काफ़ी पहले वो शुरू हो गया था 17वीं सेंचुरी में। लोगों के इंटेलेक्चुअल को डेवलप करने के लिए एंशिएंट लिटरेचर्स को पढ़ने पर ज़्यादा फोकस किया गया। क्लियर? यानी कि द स्टडी ऑफ एंशिएंट जापानी लिटरेचर। तो लोगों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि जो जापानीज हैं, जो चाइनीज़ हैं, उन्होंने अपने आप को किस तरीके से डेवलप किया है। तो हमारा जो इतिहास होता है, हमारी जो हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो यही कुछ उन्होंने सीखा था और सीखने के बाद जो उनके मिथ्स से जो बातें चली आ रही थी वो बहुत हद तक क्लियर हुई थी। द टेल ऑफ गेंजी, द मिथ्स ऑफ ओरिजिन सेड दैट द आइलैंड वाज क्रिएटेड बाय द गॉड्स। कि जो हमारा ये जापान आइलैंड है इसको गॉड ने बनाया है और इसके जो आराध्य देव है वो सन गॉडेस है, सूर्य देवी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने सन को एक देवी के रूप में माना है। क्लियर? तो दिस इज द वे ऑफ द वर्शिप जो उनके एंशिएंट हिस्ट्री में मेंशन था, जिसको रीड करके उन्होंने जानना सीखा। नाउ ग्लॉसरी में भी दिया हुआ है, साइड में देखिए। निशिजन इज अ क्वार्टर इन क्योटो इन द 16th century. It had the weavers guild are 31 household. At the end of 17th century, the community numbered over 70,000 people. Sericulture spread the was encouraged by the order in 1730. Sericulture का मतलब होता है रेशम डेवलप करना, रेशम बनाना। That is known as the sericulture. Okay? सेरिकल्चर का काम कहाँ होता था? निशिजन क्योटो में। जो पहले चाइना से आता था अब वो खुद बनाने लग गया और वहाँ से भी अच्छी क्वालिटी का बनाने लग गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेजी रिस्टोरेशन। सो मेजी रिस्टोरेशन वहाँ का एक क्या बोलते हैं, किस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने शुरुआत की है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रीटी इन्होंने साइन की है अमेरिका के साथ
पहले अमेरिका और चाइना का ट्रेड होता था, लेकिन क्या था, जापान बीच में आता था, तो अमेरिकन को चाइना जाने के लिए जापान होकर के जाना पड़ता था. सो दैट्स वाई सो दे हैव स्टार्ट ट्रेड विद द जापान. तो एक ट्रीटी साइन हुई है. वो ट्रीटी किस तरीके से साइन हुई है वो हम बात करते. देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन हो गया, इन विच ईयर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन जापान एंड यूएस. क्लियर. तो कैसे हुआ देखिए, इंटरनल डिस्कॉन्टेंट coincide with the demands of trade and diplomatic relations. सबसे पहले हम किस लिए करेंगे, फॉर द ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए, दोनों के बीच ट्रेड हो, डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए. इन 1853 USA sent a कमांडर होता है, जैसे विंग कमांडर होता है, जिसका नाम था मैथ्यू पेरी. मैथ्यू पेरी, यानी किसको भेजा है उन्होंने, मैथ्यू पेरी को भेजा है जापान, टू डिमांड दैट द गवर्नमेंट साइन अ ट्रीटी. टू जापान फॉर ट्रीटी, एक ट्रीटी साइन करने के लिए भेजा. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रिपेयर होगा कि ट्रीटी साइन कब हुई है, 1853 में. किस किस के बीच हुई है, यूएसए कमांडर मैथ्यू पेरी और जापान के बीच, ट्रेड के लिए और डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए. अब अमेरिका क्यों चाहता था, देखिए किस लिए हुई ट्रीटी, वुड परमिट ट्रेड एंड द ओपन डिप्लोमेटिक रिलेशन विच इज लेड टू द फॉलोइंग ईयर. जापानी lay the route of China which the USA saw the major market. Also they are wheeling the ships and the Pacific needed a place to refuel. यानी कि अमेरिकन की जो शिप्स होते थे उनको फ्यूल भरवाने के लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए होती थी, और वो उनको जापान में इजीली अवेलेबल हो जाती थी. तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना जापान को भी हमारा ट्रेड सेंटर बनाया जाए, इसलिए उन्होंने उसके साथ ट्रीटी की. एट द टाइम देयर वाज ओनली द वेस्टर्न कंट्री दैट ट्रेडेड विद जापान और हॉलैंड. तो उस टाइम वो कंट्री जिन्होंने ट्रेड शुरू किया था वो जापान और हॉलैंड के साथ किया था. पहली अराइवल द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ जापानीज पॉलिटिक्स, द एम्परर हु हैड लिटिल पावर, दे रिमज इन इम्पॉर्टेंट फिगर इन 1868. द मूवमेंट फोर्सibly removed the shoguns from power and brought like the emperor to Edo. So this made to capital and renamed the Tokyo the eastern capital. Clear? यानी कि जो अभी आपको बताया था ना, एडो कैपिटल थी, ओल्ड कैपिटल, अब क्या बनी है वो, टोक्यो कैपिटल ऑफ जापान. और इस तरीके से वो जापान की कैपिटल बन गई है, क्योंकि जो शोगुन्स थे उसको भगा दिया है. अब नए सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, एंड आफ्टर द न्यू सिस्टम दे हैव चेंज देयर पॉलिसीज. क्लियर. तो इसमें हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको हम 1 by 1 सॉल्व कराएंगे. सो आई थिंक आपको कुछ एक छोटा सा जो इसकी पॉलिटिकल सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा. तो शोगुन्स के बारे में हमें पढ़ना है, इसके अलावा हमारी जो सिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी डोमेन्स से इकोनॉमिकली फ्यूचर चेंज के लिए उन्होंने अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर किया है. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो क्लियर दैट इज कि किस तरीके से इन्होंने इकोनॉमिकली रिफॉर्म्स की भी शुरुआत की है, एंड किससे क्या क्या ट्रेड ये लोग करते थे. तो ये सब कुछ चीज़ें हमें देखनी है. बाकी काम जो भी कोई आपके वो डाउट्स हैं वो लाइव क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो कुछ एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको मैं लाइव सेशन में सॉल्व करा दूँगी नेक्स्ट जो पार्ट में है.
तो आप वीडियो को देखते रहिए ध्यान से और कोशिश करिए कि सारे पॉइंट्स को हम सॉल्व कर सकें। सो ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।